नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। से आज मैं फिर इस साइटोलॉजी की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं फिर आज नए टॉपिक के ऊपर आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सही है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बायोलॉजी की स्पेशल क्लासेस है जिसमें हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। सही है, और नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ, आज मैं आपके ऊपर जिक्र करने वाला हूँ क्रोमोजोम के ऊपर। क्रोमोजोम है क्या? क्रोमोजोम को हिंदी में हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। सही है, और अगर वैसे मान लीजिए दिक्कत हो तो आप क्रोमोजोम डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है। तो क्रोमोजोम है क्या, मैं इसी के ऊपर आज बात करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली ह्यूमन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मानव के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मानव में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र क्रोमोजोम पाया जाता है, जिनमें से देखा जाए तो जिसमें प्रजनन होता है उस प्रजनन के दरमियान देखिएगा तो 23 जोड़ा जो है मतलब 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से आता है, और इन 23 और 23 गुणसूत्र के मिलने से मतलब संतानों में जो है 46 गुणसूत्र पहुंच पाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक जीव जो जितने भी जीवों का निर्धारण होता है उन सारे जीवों में गुणसूत्र का जो है निर्धारण अलग अलग तरह से होता है। सही है, और गुणसूत्र की संख्या अलग अलग तरह से होती है। वैसे मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ तो मनुष्य में देखा जाए तो कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र के द्वारा हमारे शरीर में मतलब जीवों के ऊपर, मनुष्य के जीवों के शरीर के ऊपर जो है गुण का निर्धारण किया जाता है। आइए मैं बताता हूँ गुणसूत्र है क्या। सही है, गुणसूत्र के बारे में पहले मैं इतिहास बता दूं। सही है, मतलब 1842 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका कार्ल विल्हेम बोन नेगेली। सही है, जो ये मतलब सब सेलुलर रूप में संरचना को इसको देखा था, और मतलब इन्होंने क्रोमोजोम का नामकरण नहीं कर पाया। सही है, बाद में जो है मतलब सब सेलुलर स्टेज में इनकी संरचना को देखा, बाद में मतलब क्रोमोजोम का नामकरण किया गया। कुछ लोग का मत है कि 1882 में, कुछ लोग 1888 में भी कहते हैं। सही है, तो वाल्टर फ्लेमिंग का जो है ये रिसर्च इनके नाम के मतलब श्रेय को लिया जाए तो उनके रूप में ये जाता है। कहने का मतलब वाल्टर फ्लेमिंग ने मतलब 1882 में क्रोमोजोम का आविष्कार किया, क्रोमोजोम का नामकरण किया, और इन्होंने क्रोमोजोम को मतलब नामकरण नाम के रूप में शब्द को रखा, क्रोमोजोम देखा। तो क्रोमोजोम है क्या? सही है, मैंने बताया। सही है, क्रोमोजोम सही है देखा जाए तो एक मतलब डीएनए से युक्त सही है एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हर एक जीवों के अंदर केंद्रक में बंद रहता है, एक संरचना होता है। सही है, जो जीवों के लिए गुण निर्धारित करता है, और जीवों के लिए मतलब विशेष रूप से गुण निर्धारित करके जीवों के मतलब संतति उत्पन्न होने के फलस्वरूप फिर देखिएगा तो जीव जो अपने गुणों को निर्धारण के लिए अपने पीढ़ी में, अगले पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका स्थानांतरण करते रहता है। तो डीएनए मतलब क्रोमोजोम क्या है? गुणसूत्र। क्रोमोजोम जो है गुणसूत्र जो है वह केंद्रक के अंदर बंद रहता है, और सही है केंद्रक के अंदर बंद रहकर सही है उसके अंदर डीएनए का एक कुंडलित संरचना रहता है जो जीवों के लिए गुण निर्धारित करता है, और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे देखिएगा तो गुणसूत्र के बारे में मैंने आप बारी बारी से आपको मैं एक हर एक चीज़ बताता हूँ। सही ध्यान से समझेंगे गुणसूत्र है क्या। सही है, वैसे देखिएगा तो क्रोमोजोम का अध्ययन करना हो तो माइटोसिस सेल डिवीजन के मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में, माइटोसिस समसूत्री विभाजन जब होता है कोशिका का, तो उस अवस्था में हम लोग मेटाफेज या एनाफेज अवस्था में क्रोमोजोम का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। सही है, हम लोग देख सकते हैं क्रोमोजोम किस तरह से दिखाई पड़ता है। ये क्रोमोजोम देखने के बाद हम लोग चलते हैं, देखें अगर देखें मान लें क्रोमोजोम है ना, तो क्रोमोजोम में एक विशेष संरचना होती है जिनका अगर नाम देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर, ध्यान से समझेंगे। क्रोमोजोम के सेंट्रोमेयर की संरचना के आधार पर अगर हम देखेंगे तो क्रोमोजोम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सही है, अब 4 प्रकार के मान लीजिए क्रोमोजोम अगर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए क्रोमोजोम इस तरह से रचना में हो, जैसे भी आकार की रचना में अगर क्रोमोजोम अवस्थित हो इस तरह से, ये वाला भाग सेंट्रोमेयर कहलाता है। सेंट्रोमेयर ये वाला भाग मतलब अगर इस तरह से भी संरचना में क्रोमोजोम अवस्थित हो तो इसको हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। समझिएगा मित्रों, से जब क्रोमोजोम भी संरचना में, भी रूपी संरचना में अंग्रेजी के वी स्ट्रक्चर में दिखाई पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है। वही अगर मान लीजिए क्रोमोजोम की अगर ये बात करूं, एक क्रोमोजोम का देखिएगा यहाँ पर सेंट्रोमेयर अवस्थित रहेगा, और ये क्रोमोजोम का क्रोमेटिड्स है। सही है, या आर्म्स भी हम लोग कहते हैं, ये वाला रचना क्रोमेटिड्स कहलाता है। ये रचना क्रोमेटिड्स है। अगर आप देखेंगे ये भी रचना आर्म्स कहिए या क्रोमेटिड्स कह लीजिए, आर्म्स कहिए या फिर मान लीजिए क्रोमेटिड्स कह लीजिए, तो ये रचना होता है। आप देखेंगे
अंग्रेजी के ये एल अक्षर के समान दिखाई पड़ता है, बीच में ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर का काम कर रहा है। तो जब अंग्रेजी के एल अक्षर के समान क्रोमोजोम कुछ दिखाई पड़े, इस तरह से थोड़ा सा उल्टा बना दिए, एल ये भी के समान है, तो इस तरह से दिखाई पड़े, मतलब अंग्रेजी के एल अक्षर के समान क्रोमोजोम दिखाई पड़ता है, तब उसको हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। आप देखिएगा, मतलब तब इसको क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। ये रहा क्रोमोजोम का सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। वहीं अगर जब मान लीजिए क्रोमोजोम को अगर आपको देखना हो, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्रोमोजोम अवस्थित हो, सही है, और यहाँ पर सही है क्रोमेटिड लगे हो, ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर ये रहा सेंट्रोमेयर है। जब क्रोमोजोम सही है इस तरह से रचना में अवस्थित हो, तो इसको हम लोग कहते हैं टीलोसेंट्रिक, सॉरी एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। क्रोमोजोम रॉड की तरह दिखाई पड़ता है। वही देखिएगा, ये क्रोमोजोम कुछ इस तरह से रचना बनाया रहता है, बीच में ये सेंट्रोमेयर रहता है, एक्रोसेंट्रिक। अब इन ऐसे क्रोमोजोम को हम लोग कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम रहता है। तो अगर इस आधार पर हम लोग देखेंगे, इस आधार पर अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, तो क्रोमोजोम को मुख्यतः जो है हम लोग इस तरह से बांटते हैं। तो टीलोसेंट्रिक और से एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में इस तरह से क्रोमोजोम रहता है, और इस आधार पर हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। तो बेसिकली देखा जाए तो क्रोमोजोम 4 तरह के होते हैं, सही है, मतलब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक से एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम रहता है। ये 4 तरह के क्रोमोजोम दिखाई पड़ते हैं। वैसे देखिएगा तो सही है, एक्रोसेंट्रिक में क्या किया जाता है, सही है, मतलब एक्रोसेंट्रिक में ये देखिएगा तो एक भाग रहता है, सही है, अगर इधर से मान लीजिए हटा दिया जाए, सही है, तो क्रोमोजोम इसमें देखिएगा मुख्यतः नहीं रहता, थोड़ा सा ये देखिएगा टीलोसेंट्रिक बन जाता है, ये मतलब रॉड के समान का आकृति का क्रोमोजोम बन जाता है। तो इस आधार पर ये 4 क्रोमोजोम दिखाई पड़ता है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आगे वाले चलता हूँ, देखिएगा मैं आप दिखाता हूँ आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो क्रोमोजोम का, मतलब क्रोमोजोम होता किस तरह से, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मैं पहले इसको दिखा देता हूँ, अपने से खुद बना के इसके बाद एनिमेटेड दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका डार्लिंगटन, सही है, डार्लिंगटन ने 1935 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, सब सही है, तो डार्लिंगटन ने 1935 में सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप को देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से क्रोमोजोम को देखा कि क्रोमोजोम किस तरह से होता है। आइए मित्रों देखते हैं क्रोमोजोम किस तरह से होता है। अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तब आप देखेंगे क्रोमोजोम कुछ इस तरह से एक संरचना में बना हुआ रहता है। आप देखिएगा इस तरह से, मैं बड़ी बारीकी से बना रहा हूं, थोड़ा देखिएगा इसको, समझिएगा। यहां से देखिएगा क्रोमोजोम, ये वाला भाग, सही है। वैसे मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, जब मतलब डार्लिंगटन से पहले और वैज्ञानिक थे, सही है, मतलब जब क्रोमोजोम का अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उन्हें समझा जाता था कि क्रोमोजोम के ऊपर एक लेयर होता है, सही है, यह लेयर पेलिकल के रूप में जाना जाता है, पेलिकल उसको हम लोग कहते हैं, सही है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आविष्कार हुआ, सही है, तो मतलब कहा गया कि इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, ये बिना झिल्ली का ही होता, सही है, मतलब पेलिकल नहीं रहता। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने, सही है, इसके ऊपरी लेयर को, सही है, पेलिकल के रूप में इंगित किया। जैसे मतलब ये क्रोमोजोम का अगर सबसे ऊपरी लेयर है, इस रचना को हम लोग कहते हैं पेलिकल, ये पेलिकल होता है, बाहरी झिल्ली होती है, सही है। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर ढेर सारे क्रोमोजोम बंद रहते हैं, ये वाले क्रोमोजोम रहते हैं इसके अंदर में, ये वाला संरचना। यहाँ पर देखिएगा 2 ग्रुप रहता है, इस तरह से ऐसे करके 2 ग्रुप निकलता है, 2 खांचा रहता है, सही है, समझिएगा। इस तरह से मान लीजिए ये ऊपर वाला भाग जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं टीलोमेयर। वैसे देखिएगा तो मतलब क्रोमोजोम का दोनों जो आखिरी सिरा होता है वो टेलोमेयर कहलाता है, और ये चूंकि इसको देखिएगा तो ये सैटेलाइट रूप में रहता है, सही है, सैटेलाइट के रूप में रहता है। इसके अंदर जो ये क्रोमोजोम हमने बनाया है, इसी कहते हैं क्रोमोनिमेटा। ये देखिएगा रचना क्रोमोनिमेटा कहलाता है, क्रोमोनिमेटा, सही है। अगर चलेंगे, सही है, तो आप देखिएगा तो इसको हम लोग, इसके बीच वाले संरचना को हम लोग क्रोमोमेयर भी कहते हैं, क्रोमोमेयर। और यहाँ देखिएगा ये बीच वाला संरचना जो है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर क्रोमोमेयर, ये इंटर क्रोमोमेयर कहलाता है, ये वाला संरचना। यहीं पर देखिएगा, यहीं पर 2 दानेदार संरचना रहती है लगी हुई, सही है, 2 दानेदार। वैसे आपको मैं बता दूं, सही है, इसमें देखिएगा तो इस तरह से ये रचना रहती है, इसमें देखिएगा आप, सही है, तो एक सेकेंडरी
कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब द्वितीय संकुचन होता है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 कहते हैं, सही है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 कहलाता है, सही है, जिसको हम लोग मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, जो मतलब केंद्रक का ऑर्गेनाइजिंग करता है, सही बनाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग। और ये संरचना भी हमने बोला था 2 दानेदार संरचना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर रहता है, ये वाला संरचना सेंट्रोमेयर, सही है, या सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रोसोम जो है क्रोमोसोम का ये मध्य भाग रहता है, सही है, तो यहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए, अगर मान लीजिए सही है इसको देखा जाएगा तो टीलोमेयर से दोनों का मतलब संरचना जो बाहरी संरचना रहता है मुख्यतः उसको टीलोमेयर कहते हैं, सही है। और टीलोमेयर के बाद ये देखिएगा एक ऊपर इसमें आवरण एक लेयर रहता है जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं, सही है। यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 रहता है, सही है, और यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 रहता है जिसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, सही है। और यहाँ पर एक और कंस्ट्रिक्शन रहता है जिसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, सही है, प्राथमिक खांचा रहता है ये वाला रचना, सही है। तो प्राथमिक खांचा रहता है। ये अगर देखा जाए तो डार्लिंगटन का ये स्ट्रक्चर था। डार्लिंगटन साहब ने बताया कि क्रोमोसोम किस तरह से मतलब एक कॉम्पैक्ट रचना में अरेंज रहता है, इस तरह से ये क्रोमोसोम देखिएगा तो आप अरेंज रहता है। वैसे मैं बताऊं तो आप देखेंगे तो मतलब मैं एक चीज़ दिखाता हूं, सही है, कि क्रोमोसोम आप देखेंगे तो कुछ इस रचना में अगर मान लीजिए ऐसे करके ये बीच वाला रचना सेंट्रोमेयर, सही है, ये बीच वाला रचना सही ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, सही है, 2 बिंदु गोल में संरचना रहती है, सही है, इसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर रहती है ये काइनेटोकोर। और ये वाला रचना क्रोमेटिड कहलाती है, क्रोमेटिड कहलाती है, सही है। ये भी रचना उसी तरह से क्रोमेटिड कहलाएगी, क्रोमेटिड कहलाती है, सही है। और बीच वाला ये अगर आप चाहें तो काइनेटोकोर मतलब बीच वाला भाग जो है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर है, सही है। आप देखेंगे बीच वाले संरचना को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, सही है। अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम में कई संरचनाएं पाई जाती है, सही है, क्रोमोसोम में कई संरचनाएं पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपने भी देखा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 देखा जाए, मान लीजिए अगर दूसरा संरचना देखेंगे तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं हम लोग इसको, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जानते हैं, सही है। दूसरा अगर तीसरा की अगर मैं बात करूं तो हो जाता है सैटेलाइट, सैटेलाइट से। अगर मैं चौथा बात करूं, सही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टीलोमेयर, टीलोमेयर से। अगर पांचवा बात करें तो हम लोग इसको कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सही है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाता है, सही है। अगर मान लीजिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन अगर मान लीजिए थोड़ा सा और आगे चला जाए, 6 नंबर में अगर लिख रहा हूँ, सही है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद आप देखेंगे तो पेलिकल रहता है, पेलिकल जो चारवल से ये आवरण के रूप में रहता है, सही है। अगर देखेंगे 7वां अगर मैं बात करूं तो इसी में आ जाता है इंटरक्रोमोमेयर चलाता है। अगर 7वां 8वां देखेंगे, सही है, तो आप इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोमेयर, सही है। अगर मैं मान लीजिए 9वें बात करूं, सही है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोनीमेटा। तो ये सब कुल मिलाकर से है ईटीसी से ये सब कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रक के अंदर से क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, संरचनाएं होते हैं। ये सारे संरचनाएं मिलकर तब एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का निर्माण करता है, एक कॉम्पैक्ट गुणसूत्र का निर्माण करता है। और यह गुणसूत्र जो है जीवों में मतलब गुण का निर्धारण का काम करता है, जो अंदर में डीएनए को संचित रखता से, और यह डीएनए को मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का, माता पिता के संतानों को, माता पिता के गुणों को संतानों में ले जाने का कार्य करता है, सही है। तो ये रहता है क्रोमोसोम के अंदर, ये संरचना रहता है जो बेसिकली मतलब हर एक जीव के अंदर काम करता है। ये मैंने आपको संरचना लिख दिया, एक जगह मैं बता दिया हूँ ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से रियल में स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। आप देखिए अगर समझेंगे तो मतलब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को अगर मतलब क्रोमोसोम को खींचा जाए जिस तरह से, मान लीजिए ये यहाँ से खींच के कहीं से मैं दिखा रहा हूँ से,
तो ये क्रोमोजोम दिखाई पड़ता है डीएनए के रूप में, सही है। और इसी डीएनए को जब हम फिर तोड़ते हैं तो ये एक फैक्टर के रूप में, जीन के रूप में दिखाई पड़ता, सही है, जीनी संरचना रूप में दिखाई पड़ता। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, सही है, इस सेल के अंदर देखिएगा मतलब केंद्रक रहता है, और इस केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस, सही है, न्यूक्लियोलस संरचना में रहता, सही है, और केंद्रक के अंदर नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, छोटी छोटी संरचना दिखाई आपको नहीं देगी, इस तरह से ये संरचना इसमें विद्यमान रहता, सही है, जिसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं, ये वाला संरचना क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम को पकड़कर खींचा जाए तो ये मतलब सेगमेंट के रूप में, सही है, डीएनए के रूप में ये दिखाई पड़ता, सही है। तो ये डीएनए के रूप में से आप देखते हैं इसी के बीच बीच में नाइट्रोजनस बेस का न्यूक्लियोटाइड का क्षार लगा रहता है, जो एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन के रूप में कहता है, काम करता है। वैसे मैं बता दूं आपको, सही है, कि डीएनए के अंदर जो है यूरासिल नहीं पाया जाता, और आरएनए के अंदर जो है मतलब थायमिन नहीं रहता, सही है। तो ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं आगे अभी डीएनए आरएनए में मैं से अंतर बताया हूँ, सही है, लेकिन फिर मैं एक वीडियो बना देता हूँ, सही, और उसके पर मैं जिक्र करूँगा, सही है, और डीएनए में आरएनए में अंतर भी मैं थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सही है, तो बताना जरूरी है। वैसे एग्जामिनेशन बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डीएनए और आरएनए में, सही है। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोजोम का, सही है, यही वाला भाग अभी मैंने बताया आपको कि इसको क्रोमेटिड कहते हैं, सही है, ये क्रोमेटिड संरचना रहता है, क्रोमेटिड से, और इसी क्रोमेटिड में मतलब अंदर से खींचा जाए तो क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम का डीएनए दूर दूर तक भागता है। ये भी मैंने आपको बताया था, सही है, कि क्रोमोजोम देख रहे हैं, ये मतलब 4 क्रोमोजोम का एक समूह, जैसे कि मान लीजिए ये और ये क्रोमोजोम, ये और बीच में ये सेंट्रोमेयर अवस्थित रहता, सही है, सेंट्रोमेयर बीच में अवस्थित है। तो मतलब ऐसे ये दोनों सापेक्ष क्रोमोजोम को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम, सही है, होमोलोगस क्रोमोजोम। और इसे प्राय दोनों क्रोमोजोम को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सही है, सिस्टर क्रोमोजोम रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर एक और क्रोमोजोम ले लें, सही है, तब इन दोनों क्रोमोजोम के अगर क्रोमेटिड का अध्ययन करेंगे तब इसको हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब सिस्टर ये नहीं रहा, सही है। जो अपने में होमोलोगस क्रोमोजोम प्राय मतलब सिस्टर क्रोमेटिड को रखता है आपस में, सही है। तो क्या होता है इसी में मैंने, सही है, क्रॉसिंग ओवर के नाम पर अगर जिक्र किया जाएगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में आप देखेंगे, ठीक है, कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किस रूप में काम करता है, तो आप देख पाएंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जब मतलब आपस में एक्सचेंज कर जाता है तब एक संरचना बनता, सही है, जिसमें मतलब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में जिक्र किया जाता, सही है। मैं कभी आपको बताऊंगा, सही है, कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर रूप में किस रूप में ये काम करता है, उसको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं जो संरचना दिखाया था उसमें ये मध्य वाला भाग सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर, सही है, ये सब जो है ये इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, सही है, ये और ये होमोलोगस, ये और ये होमोलोगस क्रोमोजोम हुआ, सही है, और ये बीच में सेंट्रोमेयर अवस्थित है, सही है। ये बगल वाला संरचना देखेंगे आप काइनेटोकोर कहलाता है, काइनेटोकोर, और ये सिनेप्टोम निम्कल कॉम्प्लेक्स रहता है, इसमें ऐसे से मतलब संरचना पाया जाता है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, सही, नीचे लिख भी दिया हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड, सही है, सिस्टर क्रोमेटिड अभी हमने बोला था, सिस्टर क्रोमेटिड, ये मैंने दिखाया आपको, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से दोनों काम करता है। तो ये बेसिक संरचना से, इसको मैं अभी जब दिखाया था उनको थोड़ा सा और मैं डिटेल से दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सही है। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है एक क्रोमोजोम का, आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक्स नुमा संरचना है, सही है, एक्स जो कि मतलब फीमेल में पाया जाने वाला ये संरचना होता है, फीमेल में एक्स गुणसूत्र आता है। वहीं अगर मतलब मेल की बात करूं, फीमेल में मैंने बोला एक्स फीमेल की बात कर रहा हूँ, सही है, और वहीं अगर मान लीजिए मेल की बात करूं तो एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ये मेल की संरचना होती है, सही है। तो ये बीच में मैं ये दिखा, ये वाला बीच वाला भाग सेंट्रोमेयर कहलाता है, सही है, ये दोनों साइड क्रोमोजोम लगा हुआ जिसमें ये क्रोमेटिड छोटे छोटे मतलब 4 क्रोमेटिड से लगे रहते हैं, सही है। तो अभी दिखाया था कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 कहते हैं इसको, सही है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली देखेंगे तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये 1 रहता, सही है। इसी संरचना को हम लोग बोले थे अभी कि ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, सही है, ये काम करता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के रूप में, सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेंट्रोमेयर लगे रहते हैं, यहाँ पर 2 सेंट्रोमेयर लगे रहते हैं, सही है, जिनको हम लोग मतलब इस रचना को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सही है। वैसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये देखिएगा समूह सैटेलाइट का काम करता, सही है, और ये वाला ऊपर वाला भाग जो रहता है वो मतलब टेलोमेयर का काम करता है, टेलोमेयर का काम, ये भी बड़ा भाग से टेलोमेयर सैटेलाइट रहता, सही है। तो अंदर में जो ये क्रोमोजोम घिरा हुआ संरचना रहता है जाल के द्वारा, जिसको हम लोग क्रोमोनिमेटा कहते हैं, क्रोमोनिमेटा, और ये वाला बीच वाला भाग से ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोमेयर, सही है, ये वाला संरचना को, और इसको देखेंगे तो हम लोग इसको कहते हैं
क्रोमोमेर, इंटरक्रोमोमेर रहता है, ये संरचना रहता है, इंटरक्रोमोमेर रहता है, सही है। और बीच वाले ऐसे देखेंगे आप, इस संरचना को लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ऊपर से एक संरचना रहता है जो पेलिकल आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है, सही है, और गिर कर तब एक कॉम्पैक्ट क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, सही है। फिर जो है यह क्रोमोजोम मतलब जिस भी जीव में, मतलब जिस जीव के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हो क्रोमोजोम, उस जीव में जाकर से अपना गुण निर्धारण करता, सही है। तो आज मित्रों मैं बताया आपको से क्रोमोजोम के बारे में, से मैंने आपको हाथ से भी फिगर बनाकर दिखाया से, और इसी मतलब फिगर को फिर से मैं बड़ा करके भी दिखाया से, आपको समझाया कि किस तरह से जो है एनिमेटेड डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारे शरीर में क्रोमोजोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण से अंगक है जो जीवों के गुण निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये अगर क्रोमोजोम ना होता से तो जीव का गुण निर्धारण सही से नहीं हो पाता, सही है। तो यही गुण के निर्धारण के लिए क्रोमोजोम बहुत ही आवश्यक एक रासायनिक पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनस बेस के क्रम में से रूप में एडजस्ट रहता है, जिसमें प्यूरिन और पैरामिडिन से एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के रूप में काम करता है, और जीवों का गुण निर्धारण करता है। मित्रों आशा करते हैं कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे कि क्रोमोजोम क्या है। मैं आज इस वीडियो में क्रोमोजोम के बारे में आपसे बात किया और क्रोमोजोम के बारे में मैंने आपको समझाया, सही है। आशा करता हूँ मित्रों अच्छा लगे, सही है, तो आप लाइक कर दें, सही है। अगर और अच्छा लगे, सही है, तो शेयर करना भी ना भूलें, सही है। और हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सही है, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से इस चीज़ को देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, से वंस अगेन, से मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, से कि आप इस तरह से YouTube चैनल पर जुड़े रहते हैं, सही, और इस YouTube चैनल का आनंद लेते हैं। वैसे मैं हर एक दिन से नए सिलसिले में नए टॉपिक्स के ऊपर हर एक दिन वीडियो लाता हूँ, से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।